A very good afternoon to all the participants. The National Institute of Public Cooperation and Child Development, popularly known as NIPSID, works under the aegis of the Ministry of Women and Child Development. It is a society devoted to promotion of research, training and documentation in the domain of women and child development. Our resource person for the post-lunch session is Shri Sunil Kumar, who is the Assistant Director of NIPSID Regional Center, Mohali. He'll address the participants on social investigation into the circumstances of the child and role of individual child care plan. Shri Sunil Kumar is a graduate from National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad. He has done his post-graduation in psychology. He is a rehabilitation psychologist. He joined NIPSID in 2006. His job profile includes training, research, monitoring, supervision, and evaluation of government programs and schemes for the welfare of women and child. Over to Shri Sunil Kumar. Yeah, okay. How will I get to know the participant? Okay. Thank you. Thank you very much. First of all, I should convey my thanks to ma'am for introducing me and Chandigarh Judiciary Academy for inviting me for taking this session. And जैसा कि मैम ने अभी टॉपिक के बारे में बात किया है, मुझे आज दो चीजों पर आप लोगों के सामने बात करनी है। जो सबसे पहली चीज है जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है सोशल इन्वेस्टिगेशन और दूसरी चीज है इंडिविजुअल केयर प्लान। तो इन दो चीजों के विषय में आज मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो अनुभव है पिछले करीब 16-17 साल का इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के साथ काम करने का, मैं उस सिस्टम का जो मेरा अनुभव रहा है उस अनुभव को मैं आप लोगों के बीच शेयर करूं और अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से थ्रू माय एक्सपीरियंसेस इफ आई कैन if I can answer to your queries, that would be pleasure indeed for me today. So I'll just start my session with the few basic things what we generally know it. मैं चाहूंगा कि मैं जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करूं उन कुछ प्रिंसिपल्स के साथ जो प्रिंसिपल डायरेक्टली हमारे इन दो मुद्दों के साथ सीधा सीधा जिनका कनेक्शंस हैं, जिसमें चाहे मैं इंडिविजुअल केयर प्लान की आप लोगों के बीच बात करूं या फिर मैं सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की अब बात करूं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जिसकी ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। तो ये इस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो यस, जब हम इंडिविजुअल केयर प्लान की बात कर रहे हैं या सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा सा कनेक्टेड है, बिकॉज द बेसिक एम जो है हमारा इंडिविजुअल केयर प्लान का वो बच्चे की या चाइल्ड जो हमारे सामने है उसकी डिग्निटी है, उसकी सेल्फ स्टील को हमें रिस्टोर करना है। दूसरी चीज जो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा वो है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। दो मैं अगर UNCRC की बात करूं तो ये जो राइट टू पार्टिसिपेशन भी हमारा एक है और उसी प्रिंसिपल को आधार मानते हुए अगर आप देखेंगे तो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन को एक बहुत बड़ी जगह दी गई है। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट हैं, चाहे ICP या SIR, बेसिकली ये दो डॉक्यूमेंट बच्चे के बारे में डिसीजन लेने से संबंधित है। हम उनके बारे में उनका जो फ्यूचर का जो एक्शन रहेगा या फिर फ्यूचर में हम उन बच्चों के साथ किस तरह से काम करेंगे, तो इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें उनका बहुत जरूरी और बहुत एक रोल अहम हो जाता है। और अगर मैं जब सामने आपसे आगे बात करूंगा इंडिविजुअल केयर प्लान की या SIR की, तो आप भी देखेंगे कि लगभग हर स्टेप पर
वहां पर बात की गई है कि हम बच्चे की पार्टिसिपेशन या बच्चे की इच्छा या बच्चे से इंटरव्यू करने की बात करें, तो ये राइट टू जो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें हमारा सीधा सीधा कनेक्ट होता है हमारे दो इन मुद्दों के साथ। जो तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। ये भी सीधा सीधा इन दो हमारे जो कंपोनेंट है या जो दो हमारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिकॉज अगर मैं कहूँ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की आत्मा या उसकी शॉल, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट है, शायद यही हमारे पूरे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का एक आधार भी है। तो वॉट एवर वी आर डूइंग, नो मैटर वेदर हम लोग उस बच्चे के SIR की बात करें या हम इंडिविजुअल केयर प्लान के माध्यम से उस बच्चे को फर्दर डिसीजन लेने की बात करें, तो ये वाला प्रिंसिपल भी सीधा सीधा हमारे इन दो मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ है कि हमें हर स्टेप पर, चाहे हम ICP की बात करें या SIR की, वी हैव टू थिंक दिस प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ये एक अपने आप में जुड़ा हुआ है इन्हीं दो मुद्दों के साथ में। देन डिग्निटी एंड वर्थ, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, जब हम, जैसे मैंने कहा अपने पिछले वाले एक स्लाइड में भी मैंने कहा था आपको कि प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव मेजर्स। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी डायरेक्टली हमारा इंडिविजुअल केयर प्लान के साथ में आप देखेंगे कि जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे या थोड़ा समझने की बात करेंगे, तो अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि बच्चे को हम वापस कम्युनिटी के साथ किस तरह से रीइंटीग्रेट करें या बच्चे को हम किस तरह से रिहैबिलिटेट करें। तो पॉजिटिव मेजर्स को लेते हुए वी हैव टू मेक द प्लान ऑफ इंडिविजुअल केयर प्लान, सो दैट फर्दर चाइल्ड की जो वल्नरेबिलिटी है उसको हम कम कर सकें, या जो इंटरवेंशन लेवल है उस इंटरवेंशन लेवल को हम पॉजिटिव मेजर्स के साथ करें। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर्स ऑफ राइट, यस, किसी भी स्टेज में हमें बच्चे के जो राइट्स दिए गए हैं, बेसिकली 4 राइट्स, क्योंकि हम लोगों ने कंट्री हैज रेटिफाई दोस राइट्स UNCRC के, तो उसमें जो हमारे बेसिक राइट टू डेवलपमेंट है या राइट टू, हम लोग पार्टिसिपेशन की बात करें या राइट टू सर्वाइवल या मैं राइट टू प्रोटेक्शन की बात करूं, तो ये जो चारों हमारे राइट्स हैं, इन राइट्स को हमें किसी भी स्टेज में हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है। दिस इज व्हाट वन ऑफ द प्रिंसिपल व्हिच इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद these two things. And repatriation and restoration. Among all what I have just now discussed with you, I think this principle जो है मेन 2 चीजें हैं, repatriation and restoration, ये 2 वो चीजें हैं जो हमारे ICP और हमारे सोशल इन्वेस्टिगेशंस इसका आधार भी कह सकते हैं। बिकॉज जब हम बच्चे के रिस्टोरेशन या रिपैट्रिएशन की बात करेंगे तो एक प्लान हमें चाहिए, और उस प्लान जो है वही हमारा इंडिविजुअल केयर प्लान या फिर हम उसके SIR के माध्यम से उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा वो है इंडिविजुअल केयर प्लान। आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, सब ने इस इंडिविजुअल केयर प्लान को देखा भी होगा और अपने स्तर से, अपने लेवल से इसको मॉनिटरिंग किया होगा, या आपने इसको बहुत भरने का प्रयास भी किया होगा, इसको फिल करने का प्रयास भी किया होगा। तो यस, इट इज फॉर्म 7 अगर आप देखेंगे, और मैं एक कोशिश करूंगा यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बताने की कि एग्जैक्टली इंडिविजुअल केयर प्लान क्या है, और इस इंडिविजुअल केयर प्लान को भरने की जिम्मेदारी क्या है, और हम लोग कब हमें इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केयर प्लान की जरूरत पड़ती है। तो लेट मी बिगिन सेइंग दैट एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। मान के चलिए कि हम लोग कभी बीमार होते हैं, या हो सकता है कि हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर के सामने या डॉक्टर को विजिट करते हैं या क्लिनिक में जाते हैं। तो आप
हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है जो कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हम लोगों से पूछता है वो हमसे हमारी पास्ट हिस्ट्री पूछेगा। तो पास्ट हिस्ट्री से मतलब ठीक है, आपने क्या खाया, कहाँ गए, आपको कब से ये समस्या है, या कब से आप इस तरह के सिम्टम्स जो है आपको आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज को इस एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करना चाहूँ अपने इंडिविजुअल केयर प्लान से, तो जो इसका मेन पिलर है जो हमारा इंडिविजुअल केयर प्लान है, वो आप देखिए केस हिस्ट्री है। तो जब तक हमें बच्चे के पास्ट के बारे में नहीं पता होगा, या जब तक हम उस चाइल्ड की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक शायद हमें एक इफेक्टिव इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग ऑफ प्रिपेयरिंग एनी इंडिविजुअल केयर प्लान। दूसरी जो चीज है जो अक्सर डॉक्टर इस सिचुएशन में हमारे साथ करते हैं, वो एग्जामिनेशन जनरली करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, आइदर कुड बी साइकोसोशल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो ये जो एग्जामिनेशन है, ये एक तरह से जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो उसको मदद करता है कि फर्दर जो हमारा उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो किस तरह से रहेगा। सिमिलरली ये जो पास हिस्ट्री है, या जो जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर सकता है कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल, तो वो इस बात का भी एक फैसला लेता है, या इस बात से भी वो डिसीजन लेते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर पेशेंट है, क्या उसको हॉस्पिटल की जरूरत है, क्या फर्दर कोई और चीज या और ट्रीटमेंट, या फिर हो सकता है कि किसी और तरह के ट्रीटमेंट की उसको जरूरत है कि नहीं। तो दिस इज हाउ आई कैन रिलेट इट कि भाई इंडिविजुअल केयर प्लान और इस पर्टिकुलर एक एग्जांपल में क्या सिमिलरिटी है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर इज द base of any good individual care plan is the case history. The more we know about the child, the effective plan we can develop for repatriating or rehabilitating the child with the community, or maybe we can prepare the child for repatriation or mainstreaming with the community during his stay at child care institutions या some other place, जैसा कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया हुआ है। फर्दर इफ आई से तो इसी सिचुएशन को लेकर के अगर हम कहें कि ठीक है, एक बच्चा हमारे सामने है और हम इसी सिचुएशंस को लेकर के चलें कि बच्चा हमारे सामने है और हम एक डॉक्टर की तरह अगर उसको देखते हैं, तो अगर हम देखें कि अल्टीमेटली क्या है कि जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके आधार पर हमें, उसकी जरूरतों के आधार पर हमें उसकी जो नीड है उसको हम कितना एड्रेस कर सकते हैं। तो ये जो एक राइट अप है जो हमने एक उसकी केस हिस्ट्री के आधार पर या केस हिस्ट्री के बेस पर हमें पता लगता है कि उस बच्चे में किस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है, उसका जो एक राइट अप है, उसी राइट अप को हम अपने इस पर्टिकुलर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इंडिविजुअल केयर प्लान के नाम से जानते हैं। और अगर आप देखें इसका डेफिनेशन, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे जो रूल 2 है जे मॉडल रूल का सबसेक्शन हमारा 9 जो है उसके अंदर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान। नाउ जब हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग ओनली वन टाइप ऑफ किसी उसका एक डोमेन, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दी ओनली एजुकेशन, या वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दी वोकेशनल ट्रेनिंग, या वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज ओनली। सो हमें यहाँ पर एक होलिस्टिक वे में जो जिससे बच्चे के सारे जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, उन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को हम लोग अपने इस प्लान में कितना अच्छे से समावेश कर पाते हैं। और जो इसका दूसरी चीज जो इसमें कही गई है, दैट इज बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर स्पेसिफिक, जो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इतना भी जानते हैं कि हमारी जो जरूरतें हैं या जो बच्चों की जरूरतें हैं वो एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से बदलती रहती हैं। अगर कोई बच्चा मान के चलिए हमारे बीच 13 साल का है या 12 साल का है, तो उसकी जरूरतें अलग हो सकती हैं।
या एक बच्चा हमारे सामने 17 साल का है या 17.5 साल का है, तो उसकी जरूरतें अलग हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे बीच आज CWC के हमारे मेंबर्स एंड चेयरपर्सन भी हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर जिन बच्चों को हम लोग अडॉप्शन के लिए फ्री फॉर अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो भी हमारे साथ होती है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो जरूरत है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ये क्या, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान में रखने वाली है कि ये एज स्पेसिफिक प्लान होता है। और दूसरी बात जिसमें कहा गया है जेंडर, यस देयर आर सर्टेन नीड्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ जरूरतें लड़कियों की अलग हैं और हमारे लड़कों की अलग है। तो उनकी उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, ऑन द स्पेसिफिक नीड्स एंड केस हिस्ट्री। तो ये जो जरूरतें हैं या जो नीड है ये हमें कहाँ से पता लगता है? केस हिस्ट्री के आधार पर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा प्लान, होलिस्टिक प्लान या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, हम जो भी उसको नाम दें, हम एक ऐसा प्लान दें कि जिससे हम उस बच्चे की जो सेल्फ स्टीम या जो डिग्निटी जो है उसकी हर्ट हुई है हमारे सामने आने तक, हम उस पर्टिकुलर डिग्निटी को या उसकी स्टीम को हम लोग जो है उसको वापस रिस्टोर कर सकें। तो इसमें जो कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, जब इंडिविजुअल केयर प्लान है तो उसमें देखिए जो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड की बात की गई है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स जिसमें इंक्लूडिंग एनी स्पेशल नीड भी वहां पर कहा गया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि स्पेशल नीड जो शब्द है यहाँ पर क्यों डाला गया है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो स्टैटिस्टिक्स से पता लगता है कि लगभग अराउंड 5 to 6% जो बच्चे हैं हमारे, जो चिल्ड्रन हैं हमारे, वो किसी ना किसी तरह की दिव्यांगता से प्रभावित होते हैं। और क्योंकि जब हम दिव्यांगता की बात करते हैं तो दे नीड स्पेशल केयर, दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, दे नीड स्पेशल सर्विसेज, जहां पर उनको हम सोसाइटी के साथ जो मेन स्ट्रीम करने की बात करते हैं। तो इफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यस वी नीड टू टेक केयर ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ दोज हु आर स्पेशल चिल्ड्रन। Then emotional and psychological जो need है, that is also one of the component of this individual care plan. We have educational and training needs. It is not necessary कि जो हमारे पास बच्चा आया हुआ है वो स्कूल गोइंग नहीं है, या हमारे पास जो बच्चा है वो किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ हमारे पास आने से पहले इन्वॉल्व नहीं रहा है। It is not necessary. So like if we find, say for example, अगर एक बच्चा है जो 10th क्लास में पढ़ता है और 10th क्लास में पढ़ते हुए वो बच्चा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में हमारे समक्ष है या हमारे सामने है, एंड दैट कुड बी लाइक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी हो सकता है, या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी हो सकता है। तो नाउ वो बच्चा भले ही हमारे सामने है, हमारे सिस्टम में है, बट वी वांट टू रिस्टोर इट बैक टू द कम्युनिटी। और टिल द टाइम अगर वो बच्चा हमारे पास मान के चलिए सिस्टम में 6 महीने या 8 महीने या वट एवर द टाइम लिमिट में भी है, तो वी कैन नॉट इग्नोर द एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग नीड ऑफ द चाइल्ड। सो वी हैव टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर एजुकेशन और ट्रेनिंग जो बच्चा हमारे सामने आने से पहले इन्वॉल्व जिसमें रहा है। तो वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन। देन ऑफ कोर्स लीजर एंड क्रिएटिविटी की जो बात है वो भी, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इन एक्टिविटीज में ही रखना है। इंटरटेनमेंट और ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम उसकी साइको या इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, दैट वुड ऑल्सो बी ए कॉम्पोनेंट ऑफ दिस इंडिविजुअल केयर प्लान। Protection of all kinds of abuse, restoration and follow-up, and social men's training and life skill training. These are the component या these are the issues जब हम लोग individual care plan की बात करते हैं, तो इन सब का समावेश या ये particular जो चीजें हैं किसी भी individual care plan के अंदर होनी चाहिए। Now
लेट मी जस्ट डिस्कस समथिंग अबाउट कि हम लोग जो है इस इंडिविजुअल केयर प्लान को किसके लिए बनाते हैं और इस इंडिविजुअल केयर प्लान को भरने की जिम्मेदारी है, इस इंडिविजुअल केयर प्लान को किसके द्वारा बनाया जाता है। आई एम जस्ट साइटिंग फ्यू रेफरेंसेस फ्रॉम द रूल एंड एज वेल एज एक्ट ऑल्सो। तो इफ यू सी रूल 11 क्लॉज 3, नाउ यहां पर एक जो शब्द यूज किया है ऑल डिस्पोजिशनल ऑर्डर्स, इसमें ऑल डिस्पोजिशनल ऑर्डर और जो एक वर्ड यूज किया हुआ है नेसेसरीली इंक्लूड एन इंडिविजुअल केयर प्लान। सो ऑल डिस्पोजिशनल ऑर्डर्स जो भी हमारे स्तर से होंगे उन सब का हिस्सा इंडिविजुअल केयर प्लान को होना जरूरी है। एंड आई एम अगेन स्ट्रेसिंग, इसमें लिखा हुआ शेल नेसेसरीली, जरूरी है वो। वी कैन नॉट इग्नोर दिस इंडिविजुअल केयर प्लान जब हम अपने डिस्पोजिशनल ऑर्डर की बात करेंगे। तो एक फर्दर जो इसमें चीज दी गई है उसमें कहा है प्रिपेयर्ड बाय प्रोबेशन ऑफिसर्स और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स और ए रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक जो दायरा है इसको बनाने का, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स का थोड़ा सा दायरा इसमें बढ़ाया गया है। दैट इज पीओ, नॉट ओनली पीओ, इसमें हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, हमारे किसी रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसे रिकॉग्नाइज किया है स्टेट डिपार्टमेंट ने टू वर्क विद द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, that can also prepare the individual care plan for the purpose of dispositional orders। और ये जो मैंने बात कही ये हमारा चिल्ड्रन विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात है। इसी तरह से अगर मैं फर्दर थोड़ा सा आगे चलूं तो फर्दर आप देखेंगे इसमें जो हमारा रूल 13 है, रूल 13 का 6 क्लाउज है, उसमें इवन जो चिल्ड्रन कोर्ट के डिस्पोजिशनल ऑर्डर्स होंगे उन ऑर्डर्स में भी हमारा इस इंडिविजुअल केयर प्लान का होना मैंडेटरी है। और यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे बताया कि भाई कब कब इसकी जरूरत है, तो यस इट इज वेरी क्लियर इन द रूल्स, it has to be a part of all dispositional orders, whether it is being issued by juvenile justice board or by the children's court। और एज लाइक यू नो हमने रूल 11 के 3 में बात की थी, उसी तरह से रूल 13 के 6 को अगर हम देखें तो यहाँ भी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केयर प्लान को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है या मेन बात करने की बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी हमारे उन्हीं ऑफिशियल्स को दी गई है जो हमारे रूल 11 में है। दैट इज प्रोबेशन ऑफिसर्स, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स या कोई रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और पर्टिकुलर इन तीनों के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। नाउ एक चीज और इसमें यहाँ पर, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे और आपसे हमने डिस्कस किया था, जो इंडिविजुअल केयर प्लान को इस रूल में भी लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद द चाइल्ड। लाइक हम कहीं भी, जैसे हम अपना वो जो प्रिंसिपल है उसकी भी हम बात कर रहे थे, राइट टू पार्टिसिपेशन की, तो उसका क्लियर रिफ्लेक्शन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल केयर प्लान है दैट इज सोनली फॉर द चाइल्ड एंड उसके बारे में हमारी कुछ जो भी हमारे निर्णय होंगे उसमें उसका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली आप देखिए कि यहाँ पर भी इट इज वेरी क्लियर इन रूल्स, जो भी हमारा इंडिविजुअल केयर प्लान होगा दैट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद द चाइल्ड एंड विद द फैमिली जहां तक पॉसिबल हो सके। फर्दर अगर मैं बात करूं तो जो हमारा यहाँ दिया हुआ है इसमें रूल्स में इंडिविजुअल केयर प्लान की जहां पर बात की गई है, तो जो फाइनल ऑर्डर भी होगा, तो फाइनल ऑर्डर पास बाय द चिल्ड्रन कोर्ट shall necessarily include, here again I'm telling you shall necessary word जो यहाँ पर यूज किया हुआ है ये अपने आप में बताता है कि यस इन एनी कंडीशन जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उसका हिस्सा भी हमारा फॉर्म 7 पर इंडिविजुअल केयर प्लान को होना बहुत जरूरी है।
तो नाउ दीज थिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो तीन जो साइटेशन मैंने दी है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए थी जो बच्चे हमारे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ हैं। नाउ जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उसका भी जो साइटेशन है, या मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, वो रूल 19 के 4 में देखने को मिलता है कि जो कमेटी है हमारी, कमेटी से यहाँ जो मैं समझता यहाँ पर जो मतलब है, जो मीनिंग है, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का थोड़ा सा जो इंडिविजुअल केयर प्लान की बात करें तो जो दायरा है थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो कमेटी है, वो जो कमेटी उस बच्चे के इंडिविजुअल केयर प्लान की तब भी बात करेगी जब बच्चा हमारे किसी इंस्टीट्यूशनल केयर में शेल्टर किया जाता है। और यहाँ थोड़ा इसीलिए क्योंकि बच्चे को जब हम शेल्टर करते हैं नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे को किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, तो उसकी मॉनिटरिंग या उसका रिव्यू की जिम्मेदारी भी बन जाती है, और उनका जो प्लान होगा उन बच्चे का, वो अल्टीमेटली उसके स्टे के दौरान, जब तक वो बच्चा हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में है, जो अल्टीमेटली एम है कि हम उसको बैक टू कम्युनिटी या बैक टू सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि हमें उसको रिहैबिलिटेट करना है और रीइंटीग्रेट करना है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर चाइल्ड केयर इंडिविजुअल केयर प्लान को हमें बनाने की या इंडिविजुअल केयर प्लान को डेवलप करने की जरूरत होती है। सिमिलरली जहां पर हमने जिस तरह से हमने बात की थी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की, उसी तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं हमारे दोज हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उसमें भी देखिए कि फाइनल डिस्पोजल के समय पर भी, चाहे वो हो सकता है रिस्टोरेशन विद फैमिली है या और किसी तरीके का फाइनल डिस्पोजल हो रहा है बच्चे का, तो यहाँ पर भी CWC का रोल यहाँ पर है कि उनका जो फाइनल डिस्पोजल ऑर्डर होगा that should also contain individual care plan in form 7। और इन दोनों केसेस में यहाँ पर जो बनाने की जिम्मेदारी है थोड़ा सा एक अलग है, क्योंकि हमारे पास जो सोशल वर्कर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं वो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भी अपॉइंट किए गए हैं। तो सोशल वर्कर और जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में है या किसी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारे प्रतिनिधि हैं या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केयर प्लान को बनाने की जिम्मेदारी उसमें दी गई है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूं आपसे तो यस, इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और नॉट ओनली फॉर CNCP, ऑफ कोर्स इट इज फॉर द बोथ। दिस पर्टिकुलर जो एक डॉक्यूमेंट है या जो एक इंडिविजुअल केयर प्लान है, हमें दोनों तरह के बच्चों के लिए बनाने की जरूरत होती है। और इन ए नटसेल अगर मैं आपसे कहूं, यस इट इज बेस्ड ऑन द केस हिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर एंड स्पेसिफिक नीड जो हमें उसके केस हिस्ट्री से मिले हैं। बच्चे से बात करके या फैमिली से बात करके हमें ये इंडिविजुअल केयर प्लान को बनाने की जरूरत होती है। नाउ अगर मैं इन सारी चीजों की बात करूं जिस तरह से है, तो आप पाएंगे कि यस अल्टीमेटली जो हमारा इंडिविजुअल केयर प्लान है उसका जो मेन उद्देश्य है या मेन जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है कि हम बच्चे की सेल्फ स्टीम को रिस्टोर करना चाहते हैं, या जो डिग्निटी है उसकी हम उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, है ना। तो वो दोनों चीजें या तीनों चीजें हम उसको रिस्टोर करके हम चाहते हैं कि वो हमारे देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, हमारे समाज का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द ICP इज एमिंग फॉर। नाउ अगर मैं आपको देखूं जिसमें मैंने हालांकि इसमें पहले भी ये वाले कंपोनेंट आपको बताए थे, ये 8 चीजें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिन 8 चीजों के हमारे बीच कंपोनेंट हैं, जिन कंपोनेंट को हमें अपने इंडिविजुअल केयर प्लान में रखना होता है।
और अगर आप इंडिविजुअल केयर प्लान का फॉर्म 7 देखेंगे तो सारा का सारा इंडिविजुअल केयर प्लान हमारा इन्हीं 8 कंपोनेंट्स के ऊपर हमारा टिका हुआ है। चाहे जब उसके असेसमेंट की बात करेंगे, चाहे हम उसके इवेल्युएशन की बात करें या हम उसके फाइनल डिस्पोजल की बात करें, यही 8 चीजें हैं जिनके अंदर हमें उस बच्चे को डेफिनेटली इंडिविजुअल केयर प्लान के माध्यम से इंप्रूव या डेवलप करने की जरूरत होती है, तब जब तक बच्चा हमारे संपर्क में है या फिर हमारे कह सकते हैं हमारे सिस्टम का वो हिस्सा है। नाउ अगर मैं देखूं तो ये जो चीजें मैंने आपको कही है, इनसे जो निकल के चीजें आ रही हैं, यस, जो बनाने की जिम्मेदारी है वो प्रोविजन ऑफिसर्स की है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की है या केस वर्कर की है, जब हम बात करते हैं हमारे चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, हमारे सोशल वर्कर हो सकते हैं, हमारे काउंसलर हो सकते हैं जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के जो हमारे फंक्शनरीज हैं, वो फंक्शनरीज भी हमारे इंडिविजुअल केयर प्लान को डेवलप करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जब मैं बात करूं इसको बनाने की कि कब इसको रिव्यू करना है या कैसे करना है, तो आप देखेंगे इट इज क्लियरली रिटर्न कि हमको जो पहला 3 महीना है, उस पहले 3 महीने में हमें इस इंडिविजुअल केयर प्लान को एवरी 15 डेज के अंदर हमें रिव्यू करने की जरूरत होती है, फर्स्ट 3 मंथ तक। और जब हम बात करते हैं 3 महीने के बाद की, अगर 3 महीने के बाद भी बच्चा हमारे सिस्टम में है, देन उसके बाद जो हमें रिव्यू करने का जो इसमें प्रोविजन दिया गया है, दैट इज फॉर मंथली बेसिस। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू ए स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन इसमें कंपोनेंट कौन से और हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल केयर प्लान की बात करूं तो यस, उसमें मेन जो है हमारे 2 तरह के सेक्शंस हैं जिनको मैं डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज एडमिशन के समय और बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए। तो जब हम इसमें एडमिशन की बात करते हैं तो उसमें आप देखिए जो पार्ट 1 है इसका, सेक्शन 1 जो हम लोगों ने अभी इसको डिवाइड किया है, दैट इज बिफोर एडमिशन, या मैं ये कहूं कि बिफोर एडमिशन वाला एक पार्ट है जो बच्चे की मेनली हिस्ट्री की बात कर रहा है, और एक जो दूसरा सेक्शन है जो वो है हमारा आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन से मेरा मतलब है कि जब हम उस बच्चे से बात करके या इंटरेक्शंस करके या उसकी फैमिली से हम लोग इंटरेक्ट करके उसके लिए प्लान डेवलप करने की बात करते हैं। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो दूसरा हिस्सा जो इसमें बांट सकते हैं, जो 2 इसके सेक्शन और हैं जो डिस्चार्ज के समय आप पाएंगे, दैट इज पार्ट सी एंड पार्ट बी, जिसको मैंने सेक्शन 3 या सेक्शन 4 भी यहाँ पर कर दिया है अपनी सहूलियत के हिसाब से। दैट इज बिफोर डिस्चार्ज यानी और आफ्टर डिस्चार्ज। जैसा कि हमने अभी अपने रूल्स का जो मैंने साइटेशन यहाँ पे दिया था, उसमें आप देखिए, चाहे कोई सा भी हम लोग ऑर्डर की बात करें, चाहे प्लेसमेंट ऑर्डर की बात करें या हमारा फाइनल ऑर्डर की बात करें, तो दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो अगर हम बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं या हम बच्चे को घर भेज रहे हैं या रीइंटीग्रेट कर रहे हैं, वट एवर द मोड ऑफ डिस्चार्जिंग, उससे पहले हमें जो है तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अगर बच्चा यहाँ से हमारे सिस्टम से जा रहा है तो हमें किस तरह से उसका फर्दर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है। और दूसरा जो है हमारा जो लास्ट सेक्शन है उसका, वो है आफ्टर डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज से मेरा यहाँ पर मतलब है कि अगर बच्चा हमारे सिस्टम से गया है तो हमें पीरियोडिकल उससे जो मॉनिटर करना है या रिव्यू करना है, उसका हमारे पास क्या प्लान है। तो जो पार्ट ए है यहाँ पर जो हमने बात की, पार्ट ए जिस तरह से मैं यहाँ दिखाने की कोशिश आपको की है, तो पार्ट ए हमारे पास हमेशा बेस लाइन होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेस लाइन यानी जब बच्चा हमारे पास में आया है, उस बच्चे का उस पर्टिकुलर समय पर जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर 8 कंपोनेंट आपको दिखाए थे यहाँ पर,
इन पर्टिकुलर एरियाज में बच्चों का अभी एट प्रेजेंट बेसलाइन क्या है या किस लेवल पे है वो बच्चा। उसके बाद जब हम पार्ट ए में इस बेस लाइन की बात कर लेते हैं, उस बेस के आधार पर हम लोगों ने एक्टिविटीज को प्लान करने की जरूरत होती है ना। वी हैव टू डिटरमाइन लाइक हाउ वी आर गोइंग टू गाइड दिस चाइल्ड टू रीच पॉइंट बी। किस तरह से हम एक्टिविटीज को प्लान करेंगे सो दैट जो प्लान बी यहां पर हमने किया है वो हम उस तक कहां कैसे पहुंच सकते हैं। और ये हमारा कैसे होगा जब हम क्या करेंगे, डेली एक्टिविटीज को प्लान करेंगे उसके लिए। तो दिस इज द प्रोसेस, लाइक पार्ट ए हमारा बेसलाइन है, देन वी हैव टू प्लान एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे जो 8 कंपोनेंट है हमारे आईसीपी के, उसी के आधार पर हम लोग तय करेंगे बच्चे से इंटरेक्शन करके या उसके फैमिली से बात करके टू अचीव द गोल्स जो हमने पार्ट बी में सेट किए हैं। देन अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो यस, हम लोग इसको और थोड़ा सा अगर आगे जा सकते हैं, थोड़ा सा मैं समझाने की बात करूं आपको। तो पार्ट ए बेसलाइन है, फिर हमारा गोल हो जाता है। जब हम पार्ट सी में काम करते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, तो अपग्रेड करने के बाद में जो हमारा पार्ट बी में उस बच्चे ने सीखा है वो हमारी बेसलाइन बन जाता है फर्दर। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को देना चाहूंगा। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक छोटा बच्चा है जो हमारे सीएनसीबी के कैटेगरी का है। अब उस छोटे बच्चे को अपने आप ड्रेसिंग करना नहीं आता है, पहनना नहीं आता, और हम चाहते हैं कि वो 1 महीने के अंदर जो है, हमने गोल लिया है उसका कि 1 महीने के अंदर जो है वो बच्चा अपने शर्ट पहन ले और बटन लगा ले। तो अगर उस बच्चे ने यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आकर के 1 महीने के अंदर अगर अपने बटन लगाना सीख लिया है, तो फर्दर जो ड्रेसिंग का हमारा रहेगा, चाहे वो उसके लोअर पहनने की बात हो, चाहे कुछ इनर गारमेंट्स पहनने की बात हो, तो यहाँ पर जो शर्ट पहन लेना हमारा उसका एक बेस लाइन होगा। इसी तरह से जब हम पॉइंट सी पर बात करते हैं, तो जब पॉइंट सी हमारा बच्चे को अचीव कर लेता है, तो पार्ट सी हमारा बेसलाइन होगा, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट डी फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर मैं कुछ एक छोटे एग्जांपल्स भी मैंने लिए हैं। आई नो दिस इज बिकॉज ऑनलाइन की अपनी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशंस होने की वजह से शायद हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीजें करना अभी हमारे लिए उतना संभव शायद ना हो पाए, बट आई हैव ट्राइड कि कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सामने रखूं जो हमारे आपको इस पर्टिकुलर चीज को और समझने में थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हमने एरिया ऑफ कंसर्न की हमने बात कर लिया था यहाँ पर, जो हम अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो इन 8 में से मान के चलिए हमने, आप देखेंगे इंडिविजुअल केयर प्लान में प्रपोज इंटरवेंशन का एक कॉलम होता है हमेशा। जब आप एरिया कंसर्न लिखेंगे तो साथ में प्रपोज इंटरवेंशन की बात करता है। तो हमने चलिए इस एग्जाम्पल लिया कि हमने वोकेशनल ट्रेनिंग का एक एग्जाम्पल लिया, एक इंटरवेंशन लिया। हम चाहते हैं कि बच्चे को वो किसी ना किसी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ हम उस बच्चे को अटैच करें एज पर दी उसकी एज या उसकी नीड के हिसाब से अगर हम देखें। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरवेंशन हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल हम 1 महीने के लिए चाहते हैं कि हम लोग राम, एक चाइल्ड का नाम है जो हमने ले लिया है ऐसे इमेजिनरी, हम चाहते हैं कि राम को हम इंकरेज करें कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग कंटिन्यू करे, या फिर घर में है अगर बच्चा तो घर के बाद, या फैमिली के साथ है तो, या फिर जब जो हमारा पीरियड ऑफ स्टे है उसके बाद में हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो इसमें एक हमारा इंकरेज करना एक इंटरवेंशन हो सकता है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसी तरह से हम ये भी चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बच्चे को मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमें उससे पहले क्या है उसके एप्टीट्यूड के बारे में भी जानना है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे पास बहुत तरह की हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग में उस बच्चे को जाने की इच्छा है वो पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग का ट्रेड्स हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है या नहीं है, और आइदर
क्योंकि हमारे एक्ट में प्रोविजन है कि हमें जो इस तरह के ITI या कुछ जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हमें कन्वर्जेंस या कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। तो अगर इसमें देखें तो हम लोग जो है यहाँ पर उसके एप्टीट्यूड टेस्ट को भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, सो दैट हमें पता लग जाए कि बच्चे का किस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग में ध्यान है। That aptitude test can be easily done in childcare institutions since we have counselor and as well as psychologist की जो availability है, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबिलिटी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की होती है। और फर्दर अगर इंटरवेंशन की फर्दर बात करें तो हम लोग उसको मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं, एक्सपोजर भी दे सकते हैं बच्चे को, वर्कशॉप इंचार्ज के साथ हम लोग बात करा सकते हैं, या इंटरेक्शन हो सकता है, या कोई टेक्नीशियन हो सकता है, सो दैट बच्चा जो है उस पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेड को समझने में बहुत आसानी, मतलब समझने में आसानी हो और फिर वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग किस तरह से इसको फर्दर इंटरवेंशन यहाँ पर दे सकते हैं। अक्सर ये आप प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये कॉलम्स यहाँ पर अगर आप ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कॉलम हैं, और जो हमारे यहाँ पर फिल करने वाले जो फंक्शनरीज है उसमें से वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रपोज इंटरवेंशन यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग ही लिख देते हैं। नाउ अगर एक केवल और केवल यहाँ से उठाकर हमने इधर भी प्रपोज इंटरवेंशन में वोकेशनल ट्रेनिंग लिख दिया तो शायद जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है या हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, इससे बच्चे के बारे में कोई उतना जानकारी या उसकी उतनी पहचान करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हमारे बीच में कुछ फंक्शनरीज हैं जो इंडिविजुअल चाइल्ड केयर प्लान को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लीज मेक इट ए नोट कि इट हैज टू बी थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी हो, और हम कोशिश करें कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केयर प्लान में दे सकें हमारे दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज को, वो तो फर्दर उनके कोर्स ऑफ एक्शंस में या उनको फर्दर रिहैबिलिटेट करने के लिए सोसाइटी के साथ बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं, सो दैट मैं इस चीज को क्लियर कर सकूं कि केवल और केवल हम इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केयर प्लान में केवल यहाँ से उठा करके वो ट्रेड डालना नहीं है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी हैव टू बी एक्सप्लेन इट कि हम किस तरह से बच्चे को फर्दर जो है उस एक्टिविटीज या उस पर्टिकुलर जो एरिया है डेवलप करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ और भी कुछ इंटरवेंशंस के एग्जांपल लिए हैं। जैसे हमें मान के चलिए हमने जो कैटेगरी है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लिया है। अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि बच्चे को आईज, नोज या डेंटल, अक्सर आप देखिए कि जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं उनको दांत से आंख या नोज या ईयर इस तरह की समस्याएं बहुत होती हैं, या अंडरवेट की भी समस्या हो सकती है, ओवरवेट भी हो सकते हैं, कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, या स्किन इन्फेक्शन बहुत देखने को मिलता है हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, या डिसेबिलिटी है, या डिप्रेशन, एंजाइटी। तो ऐसे में आप देखिएगा कि हमारा जो प्रपोज इंटरवेंशन हो सकता है दैट कुड बी रेफर टू इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं, या मील चार्ट बना सकते हैं अगर उसको डाइटरी कुछ है, या स्पेशल डाइट हम दे सकते हैं अगर बच्चा अंडरवेट है, या अगर डिसेबिलिटी से किसी तरह से है या स्पेशल नीड बच्चा है तो हम लोग सर्टिफिकेशन या फिर कनेक्टिंग टू द स्पेशलाइज इंटरवेंशन, बिकॉज इट मे नॉट बी नेसेसरी कि जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बच्चा जिससे अफेक्ट है कि द सेम टाइप ऑफ interventions are available in our child care institutions. So we may think to connect it with the specialized intervention services also. फर्दर सिमिलरली इफ यू सी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स का भी एक कैटेगरी है जिसमें हम अगर इंटरवेंशंस की बात करें तो इसमें लाइक इमोशनल लिटरेसी, एक्सप्रेशन और रेगुलेशंस, इमोशन को रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल नीड्स भी है।
तो अगर आप देखें तो इसमें लाइक वी कैन प्रपोज इंटरवेंशन कुड बी लाइक उसको दूसरे के साथ बात करना या अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं, या उसको हम किसी गेम्स या उस तरह में इन्वॉल्व करने का इंटरवेंशन हो। एंगर मैनेजमेंट के लिए वी कैन ऑलवेज गो फॉर काउंसलिंग, या उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए वी कैन हैव द पीयर ट्यूटरिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो। देन बायोलॉजिकल नीड्स भी को भी हम प्रपोज कर सकते हैं, सो दैट इज लाइक सेफ्टी नीड्स, लव, अफेक्शन, दीज कुड बी द इंटरवेंशन जो हम यहाँ पर प्रपोज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर इज दोस functionaries who are actually responsible for preparing ICP. Just keep in mind it should not be just एक word में या एक sentence में हम कहें, we have to further elaborate it, we have to explain it how we are going to do this intervention with the child. सेम अटैचमेंट और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हियर ऑल्सो वी कैन प्रपोज इंटरवेंशंस लाइक डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, या एज अप्रोप्रिएट पेयरिंग एंड कनेक्शंस की हम बात कर सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट है, या केस स्टडीज या रूटीन को उसको हम जो है और अच्छे से ठीक करने की बात हम कर सकते हैं। So these are the few things what generally you can say, like similarly training की भी अगर उसमें देखें तो these are certain examples which I wanted to give it to you। और हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो यस देयर में बी हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज आल्सो, जिसको हम इंटरवेंशन में टेकिंग पार्ट, डेंटल हाइजीन, मेकिंग बेड्स, सराउंडिंग्स, हेयर एंड नेल कट, so these could be part of the individual care plan also as well। then leisure and creative activity की हम बात करें तो yes they are all, this is also one of the important part of our individual care plan। To maintain this psychological or mental health, this is one of the most important component जहां पर हम propose intervention दे सकते हैं as per the need। देखो जितने भी इंटरवेंशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए यहाँ पर दे रहा हूँ कि वी हैव टू फर्स्ट गो टू द केस हिस्ट्री, वी हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, वी हैव टू टॉक टू द चाइल्ड, देन वी हैव टू टॉक टू द फैमिली इफ पॉसिबल, if available, two things possible or available, then we should provide and we should think the availability or of infrastructure which is available in the child care institutions। So could be like अगर हम creativity and play की बात करें तो yoga, exercise, kabaddi, music, watching movies, gardening, of course it is one of the best or very effectively taken by children who are sheltered in child care institutions। ड्राइंग एंड कटिंग, ड्राइंग का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइक आवर इंस्टीट्यूट एवरी ईयर लाइक वी डू कंडक्ट हौसला प्रोग्राम, और वहां पर लाइक वी हैव सीन जो बच्चों की एबिलिटी है, दे आर सो वंडरफुल, लाइक उनकी पेंटिंग्स को हम लोगों ने कैलेंडर्स के रूप में भी प्रिंट कराया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। सो दे आर सो गुड इन दैट, सो वी हैव टू लाइक motivate children to take that as a profession also and to improve their activities also। Similarly, religious belief and then we have independent living skill also। So now जो concern area self skill का जो area है, yes this is also one of the major area जहां पर हमें individual care plan में इनको relate करने की बात करनी होती, because कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वहां पर आप देखिए सेल्फ हेल्प स्किल्स में थोड़ा सा वो पुअर हो सकते हैं। एंड नाउ हियर वी नीड टू लाइक प्रपोज इंटरवेंशंस लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, बेथिंग, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग नीड्स एंड ग्रूमिंग, ड्रेसिंग etc। लाइक मैंने भी थोड़ा प्रिसाइजली यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हाउ वी विल कैरी आउट दिस, the person who is responsible for preparing this individual child care plan, they have to elaborate it। So this is what a brief I would like to give you, like what exactly the individual child care plan is। The second thing what I would like to discuss with you today is social investigation। Now जो social investigation है अगर मैं देखूं तो we need to understand it very clearly, like जब भी बच्चा हमारे सामने आ जाता है in this juvenile justice system,
as soon as it is coming, we have to consider it the child is in difficult circumstances. और जो बच्चा है उसके राइट्स, जो मैंने 4 राइट्स की आपसे बात की है, वो राइट्स उनके अफेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं. दैट इज व्हाई द चाइल्ड इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी. नाउ जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैं ये कहूँ कि एक जिम्मेदारी भी है कि हम उस पर्टिकुलर जो बच्चे की जो सेल्फ स्टीम जो अफेक्ट हुई है, जो उसकी डिग्निटी जो अफेक्ट हुई है, हम उसको कितना और रिस्पॉन्सिबल तरीके से रीइंस्टेट कर सकें. दैट इज व्हाट द एम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज. दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू अबाउट दैट. एंड इसमें अगर आप देखें तो सिस्टम का जो फोकस है मेनली ये 2 चीजें हैं, चाहे रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन. तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं SIR की, तो यस, इट इज ए प्री एक्चुअली रिक्विजिट. ये प्री रिक्विजिट है कि हम बच्चे के जो एग्जैक्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको डिसाइड करने में हमारा SIR एक बहुत ही अहम टूल है. अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा आप देखिए, यस, इट इज गिवन वेरी क्लियरली, डेफिनेशन इज गिवन. इसमें देखेंगे तो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है is the report of a child containing detailed information pertaining to the circumstances of the child, the situation of the child on the economic, social, psychosocial and other relevant factors and the recommendations thereon. Now, अगर हम पूरे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को ही थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हमें पर्टिकुलरली ये समझ में आ जाता है कि ये सोशल इन्वेस्टिगेशन जो है ये बच्चे के जो इकोनॉमिक स्टेटस है या उसका जो सामाजिक या उसके जो साइकोसोशल जो फैक्टर्स रहे हैं हमारे सामने आने से पहले, वो किस तरह के रहे हैं. दिस इज व्हाट बेसिकली सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज कंटेनिंग ऑफ. देन further, like if we see why it is significant for conducting social investigation, yes, it is highly significant. For case management, we have to manage the case. It is a document which is providing us all the detail about the environment of the child, जहाँ से child हमारे सामने आने से पहले था, चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड हमें पता लगता है, चाहे हमें उसका जो फ्रेंड सर्कल है फॉर एग्जांपल वो हमें पता लगता है, या जिस सर्कमस्टांसेस में बच्चे के साथ अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो किस सर्कमस्टांसेस में हुआ है. दैट सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हमें उन सब चीज के बारे में जानकारी देती है. और JJ एक्ट में अगर बात करूं तो इट इज ऑफ कोर्स इट इज मैंडेट. डिस्पोजिशन से पहले हमें प्रियर टू डिस्पोजिशन एनी केस हमें बच्चे को इन्वॉल्व करना है ना. केस जो वर्कर है ही शुड provide the social investigation report to JJB या CWC as the case may be. of course जब हम सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग से परफॉर्मेंस दिए गए हैं, चाहे हम फॉर्म परफॉर्मा 22 की बात करें या आई थिंक फॉर्म 6 की बात करें, तो दोनों का थोड़ा सा इसमें एक अलग है. हालांकि जब हम सोशल इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मा अगर आपके सामने हो तो आप देखिए लगभग 39 जो सेक्शन तक दोनों में चीजें एक ही हैं. और जो हमारा परफॉर्मा है, जो परफॉर्मा स्पेशली बना हुआ है हमारा उन बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो उसमें आप देखेंगे 49 हमारे सेक्शंस हैं. और 49 सेक्शन के अलावा अगर हम उसकी बात करें उस परफॉर्मा के जो हमारे CNCP चिल्ड्रन के लिए हैं तो इफ आई रिमेम्बर इट इज 57 जो पॉइंट्स हैं उसमें कवर किए गए हैं. बट दोनों में जो है मोर देन 50% चीजें सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी. जो SIR है उसका सिग्निफिकेंस ये भी है कि हम लोग का जो चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ या चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये जो दोनों तरह के बच्चों के लिए असिस्ट करती हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए. और जो फाइनल ऑर्डर है, जो फाइनल ऑर्डर जो हमारा बेस्ड है उसका बेस भी हमारा जो है हमारा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर ही होता है. और इफ यू सी दैट जो इंडिविजुअल केयर प्लान है हमारा,
इंडिविजुअल केयर प्लान के बहुत सारे कंपोनेंट हमें हमारे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ भी मैच करते हुए दिखेंगे। दिस हेल्प अस, हमें समझने में कोशिश करता है कि बच्चा जब हमारे सामने आया है तो उससे पहले उसके सर्कमस्टांसेस क्या रहे हैं। या मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चा है, वेल टू डू फैमिली से है, स्कूल जा रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और हो सकता है कि उसके पिताजी ने उसको कुछ ऐसे शब्द कहे हो ड्यू टू लेक ऑफ हिज स्ट्रेंथ इन साइको इमोशनल या साइकोलॉजिकल वीकनेस की वजह से वो बच्चा घर से बाहर भाग गया, घर 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 छोड़ के चला गया है। और जब ये बच्चा घर से बाहर आता है तो उसके पास हो सकता है कि कोई पैसे भी नहीं है, या हो सकता है कि उसके पास कोई और सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। तो ऐसे में जब बच्चे को भूख लगी है तो ही माइट किसी शॉप से वो चीजों को उठा सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी का पर्स भी मार सकता है या बटुआ भी मार सकता है। तो ऐसे में नाउ टू थिंग्स आर देयर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब बच्चा वो कि जो फैमिली इन्वायरमेंट है, बेसिकली द चाइल्ड का जो फैमिली इन्वायरमेंट है, ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हमें सोशल इन्वेस्टिगेशन से हमें वेरी क्लियरली पता चलता है। और दूसरी जो चीज है कि किन कंडीशंस में, लाइक अगर आप देखें तो हो सकता है ये हमारे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आए कि बच्चा उस वक्त भूखा था, या उसके पास और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, या हो सकता है कि उस बच्चे को लाइक किसी और तरह की मदद कहीं और से ना मिली हो, या मांगने से उस बच्चे को ना मिली हो। तो ये जो चीजें हैं, जो चीजें इस पर्टिकुलर एग्जांपल से निकल के सामने आ रही हैं, उसमें हमें ये समझ में आ जाता है कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस द चाइल्ड हैज कमिटेड ए ऑफेंस। या दूसरी बात एक और है, अगर मैं देखूं नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की, तो बच्चा जो है किन परिस्थितियों में बच्चा अपने घर छोड़ करके गया है। तो दीज थिंग्स आर वेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसी भी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। जो जो पर्टिकुलर सोशल इन्वेस्टिगेशन है, ये मदद करता है हमें एनालाइज करने में कि जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह की प्रॉब्लम रही है। बच्चे की जो बेसिक नीड है, व्हाट आर द बेसिक नीड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई। और जो एक सूटेबल या जो एक रिस्टोरिंग जो प्लान है, या हम जब उसको अगर फैमिली के साथ भी अगर हम रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उस रिस्टोरिंग जो प्लान है दैट कैन ऑल्सो सपोर्टेड बाय द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और अगर आप फर्दर अगर इसको थोड़ा सा अगर हम और एलोबरेट करना चाहें, तो इसमें जब हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर प्लान की बात करेंगे, तो उस इंडिविजुअल केयर प्लान में भी हम लोग जो है सोशल इन्वेस्टिगेशन जो हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के कुछ कंपोनेंट जो है हमें हो सकता है कि ध्यान में रखने की जरूरत पड़ जाए। तो फर्दर अगर हम देखें तो किसको ये जिम्मेदारी दी गई है सोशल SIR बनाने की, तो आप देखिए जब हम बात करते हैं कमेटी की, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो हम फॉर्म 22 की बात करते हैं, जो हमारे रूल 21 फॉर्म 21 या रूल 19 में भी है, आपको ये देखने को मिलता है। तो आप देखिए उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो SIR है वो हमारे सोशल वर्कर या केस वर्कर या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की जिम्मेदारी बन जाती है बनाने की। और कुड भी अगर कोई ऐसा NGO या फिर कोई ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है या रिकॉग्नाइज किया है टू वर्क विद द सिस्टम, that particular non-government organization can also be entrusted with preparing the social investigation report. Whereas जब हम बात करते हैं बोर्ड की जो बात करते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो बोर्ड के स्तर से जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर करने की जो जानकारी दी गई है, वो जो तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, दैट इज गिवन टू प्रोविजन ऑफिसर और द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और द सोशल वर्कर एज द केस में भी।
तो ये जो साइटेशन है आपको देखने को मिलता है रूल 10 के 9 में या 61 का, या फिर आप देखिए रूल 10 के 2 में भी हमें ये इसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, इनका हमें साइटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ जो तैयार है वो SIR, वो किस तरह से SIR तैयार करने की जरूरत है, दैट इज इंटरव्यू विद द चाइल्ड। हम लोग बच्चे के साथ जो भी है, चाहे प्रोबेशन ऑफिसर की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं हमारे सोशल वर्कर या हमारे केस वर्कर की बात करूं, तो दे मस्ट अंडरस्टैंड इट कि जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। बच्चे के साथ हमें इंटरव्यू करना है, अगर हो सके, अगर फैमिली का पता है या वी नो दैट फैमिली अवेलेबल है, तो हमें फैमिली को विजिट करना चाहिए दैट पर्सन, और फैमिली के साथ साथ उसके जो सराउंडिंग है, उसके जो नेबर एरिया है, दैट एरिया में जाकर के पता करना होगा बच्चे के बारे में। इसी के साथ साथ अगर आप देखिए कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, इफ चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, देन स्कूल में जाकर के उस बच्चे के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता करें, या उसके जो फ्रेंड रहे हैं, या अगर कहीं काम कर रहा था बच्चा, तो उस स्थिति में भी जो हमारे प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी जो हमारे स्टेक होल्डर्स को है, दे शुड ऑल्सो मीट टीचर्स, पीयर्स, एम्प्लॉयर्स, और दीज आर जस्ट 3 कैटेगरीज। से ज्यादा और भी हो सकता है, जहां भी किसी को लगे कि हमें किसी और से भी मिलना है, हमारे पीओ को या सोशल वर्कर को, तो दे शुड ऑलवेज गो एंड एक्सटेंड एंड मीट देम, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमारे बच्चे के बारे में वो कलेक्ट कर पाए। ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो भी वन ऑफ द मेथड, की जरूरी नहीं है कि कई मामलों में लाइक वी हैव टू ऑब्जर्व थिंग ऑल्सो। मेडिकल एग्जामिनेशन शुड ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन। और कई बार होता है कि हमें कुछ चीजें बच्चे के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो सोशल इन्वेस्टिगेशन है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उस चीज को छोड़ दें। नो, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट। मे बी लाइक हो सकता है कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो इस तरह की है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, और मे बी द चाइल्ड, बच्चे के साथ कुछ इस तरह की घटना हुई है, उस घटना को रिपीट करने में भी उस बच्चे को डर लग रहा है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो इस पर्टिकुलर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वो जो है इस जो एक्सपर्ट हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनसे इसके बारे में ओपिनियन ले लें। और एक चीज मैं थोड़ा सा और यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि हमारी पहली ही मुलाकात में या पहली या दूसरी मुलाकात में ही बच्चा हमसे फ्रेंड हो जाएगा। नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। या हमने जो भी पूछा है बच्चे से, वो बच्चा हमें उन सारी चीजों को बता देगा, नहीं, इट इज नॉट, it might take a lot of time also, so maybe lot of interaction sessions also. So in that case you have to be little patient and जहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है या जो चीजें हमें पता नहीं लग रही हैं, तो ऐसे में हम हो सकता है कि जो हमारे अपने एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट से हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लें। वेरिफिकेशन ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, ये एक जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें चाहे बच्चे के द्वारा या फैमिली के द्वारा भी हमें सुनने को मिल सकती हैं, या हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें प्रोड्यूस किए गए हैं, बट सिंस वी आर वर्किंग इन ए justice system, we have to verify all the documents, चाहे वो आधार कार्ड के रूप में प्रस्तुत किए गए हों, चाहे राशन कार्ड हो या कोई और आइडेंटिटी हो या कोई और डॉक्यूमेंट जो भी बच्चे ने या बच्चे की फैमिली ने प्रस्तुत किए हैं, उनका वेरिफिकेशन जो है दैट इज ऑल्सो would provide an understanding about the child and as well as his family and environment also. इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखने की बात होती है, जो चीजें हम लोग यहाँ पर सोशल इन्वेस्टिगेशन को अगर देखें तो we need to include the accurate information. It should not be like जिस तरह से मैंने बात की थी
अपने इंडिविजुअल केयर प्लान में, तो जब हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं तो यस, उसमें एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुड बी एन एडवांटेज फॉर प्रिपेयरिंग प्लान फॉर हिम। बट यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यस, दे शुड कन्फाइन to the information which is accurate and which is related to the case, और या ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है, उन चीजों का समावेश इस पर्टिकुलर सोशल इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए। इसी तरह से इट हैज टू बी मल्टी डायमेंशन, नॉट ओनली वन थिंग। यस, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैंने बात की थी, इट इज नॉट ओनली फैमिली, it could be friends, it could be teacher, it could be school, it could be जो बच्चा जो है उसके कुछ और दूसरे तरह के फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इट हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल इन अप्रोच, जहां पर हमें बच्चे के बारे में जानकारी लेने की जरूरत होती है। फैक्ट्स एंड नॉन जजमेंटल, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बच्चे को देख करके एक अपना आइडिया लगा लेते हैं, अरे ये तो ऐसा ही होगा, या ऐसा ही, उसके अपीयरेंस को देख करके हम लोग, या उसकी भाषा को देख करके कई बार हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। नो, प्लीज, वी नीड टू अवॉइड दैट। वी शुड जो फैक्ट्स हैं या जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेट करते वक्त, उसी को हमें थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। वी नीड नॉट टू बी जजमेंटल या बायस्डनेस जो है, थोड़ा सा हम उसको दूर रखेंगे तो ही हमें शायद एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। इंडिकेटिव है एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटिव। यस, इट हैज टू बी इंडिकेट। कोई भी जैसे कुड बी हो सकता है कि बच्चे की फैमिली में पेरेंट्स का जो है रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मदर और फादर का रिलेशन ठीक नहीं है, दे कीप फाइटिंग। नाउ डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब फैमिली में डिस्टर्ब इन्वायरमेंट है, दैट the child would also be affected from that, and now because of that the child might can take very difficult decisions also. So इसमें one has to be very clear कि ठीक है, ये जो है चीजें उसमें अगर आएंगी तो that will definitely help कि नहीं, the child has taken the certain step due to the pressure in environment or due to unsupportive environment to the child. So this has to be कहीं ना कहीं ये चीजें जो है इंडिकेट करनी चाहिए हमारे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। Must provide an assessment of the family situation. This is also one of the important component जो हमें this has to be ध्यान में रखने की जरूरत है। Yes, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो एक एम है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, वो यही है कि हमें बच्चे को वापस फैमिली के साथ रिइंस्टिगेट करना है, हमें कम्युनिटी के साथ बच्चे को वापस रिहैबिलिटेट करना है। तो इन दैट केस फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर फॉर द चाइल्ड। फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस जहां पर बच्चे को हम सबसे पहले सोचेंगे कि हम रिइंस्टिगेट करें या फैमिली में मेनस्ट्रीम करें, कम्युनिटी में मेनस्ट्रीम करें। तो ये जो it's not about the child only, we need to consider about the family situations also, और उसमें like as we said earlier, the family relationship among the family members, that is also one of the important. Then economic conditions, yes, that is also one of the important component. And the sibling relation is also one of the important, जहां पर हमें इस particular social investigation report को prepare करते हुए थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात जरूरत होती है। और जब हम लास्ट जो पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि हमें वी हैव टू एक्सप्लेन वेदर जो बच्चे को, अगर हमारा ये सिस्टम चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हमारे या हमारे CWC अगर ये फैसला लेते हैं कि वी हैव टू रिस्टोर द चाइल्ड बैक टू द फैमिली, वेदर बच्चे को वापस भेजना या उसकी फैमिली के साथ या उस इन्वायरमेंट में भेजने के साथ क्या वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर कट मेंशन्ड बाय द पर्सन हु इज टेकिंग दिस सोशल इन्वेस्टिगेशन। इसमें कुछ रेफरेंसेस हैं जहां पर मैं बताऊं आपको, तो सोशल इन्वेस्टिगेशन की बात है तो रूल 2, रूल 10 के 2 और 10 सब क्लॉज 9, रूल 11 का 2, और ये कुछ क्लाउजेज हैं जहां पर हमें सोशल इन्वेस्टिगेशन
के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो with these words, I would like to stop my presentation here, and since I have been allotted 1 hour and 15 minutes time, so already I have taken 1 hour and 10 minutes time. Now, if anyone would like to discuss or share, you're most welcome. I thought. तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज जो मेरी बातें या मेरा जो एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल केयर प्लान के लिए, जो चीजें यहाँ पर थी जो मुझे कहना था, एक दो चीजें में यहाँ पर, क्योंकि एक्ट जो है बिल्कुल क्लियर है कि द इंडिविजुअल केयर प्लान हैज टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑर्डर। तो इसमें चाहे हम बच्चे की एज कुछ चाहे वो 18 साल की हो, 17 साल को, और कई बार ऐसा होता है कि प्रोसीडिंग के चलते हुए भी जो बच्चा है माइट बी 21 ईयर ओल्ड। सो वॉट एवर द एज मे बी, दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर फाइनल ऑर्डर। सो इस चीज को मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा कि यस, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर ऑल ऑर्डर्स, चाहे वो डिस्पोजिशनल ऑर्डर हो, चाहे वो आपका फाइनल ऑर्डर हो। वी हैव टू अज्यूम, जैसा कि सेक्शन 9 में भी दिया हुआ है, वी हैव टू अज्यूम दैट चाहे एप्रीहेंशन हमारा जो है किसी ऑफेंस को करने के 5 साल के बाद, या जो बच्चा जब 17 साल का था और जब उसको एप्रीहेंड किया गया वो 25 साल का था, तो ऐसे समय पर वी हैव टू कंसिडर हिम एज ए चाइल्ड ऑल्सो। सो नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट इट हैज टू बी इवन the disposable of that particular case should also contain individual child care plan. So thank you very much friends for listening me today and giving me an opportunity to share my experiences. I would also like to thank Chandigarh Judiciary Academy for inviting me to take this session and share my experiences with you people. Thank you very much.